नमस्ते। इस शानदार एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर यानी डेवलपमेंट या विकास का एक कंप्लीट वन शॉट ओवरव्यू करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये एकदम परफेक्ट तैयारी होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या किसी भी देश को सिर्फ इसलिए विकसित या डेवलप्ड मान लिया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर कहानी में कुछ और भी है? तो आज हम इन अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल गोल्स, फिर नेशनल डेवलपमेंट, उसके बाद इनकम को कैसे मापते हैं, फिर पब्लिक फैसिलिटीज और अंत में एक सस्टेनेबल फ्यूचर कैसे बनाएं। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। इंडिविजुअल गोल्स यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य। अब देखिए, विकास या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं होता। सच पूछिए तो एक सही मायनों में विकसित जीवन के लिए आज़ादी, बराबरी का दर्जा, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, सम्मान और हाँ, सबसे ज़रूरी एक ऐसा सुरक्षित माहौल चाहिए जहाँ किसी भी तरह के क्राइम का कोई डर न हो। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये साफ दिखाता है कि हर इंसान के लिए विकास के मायने बिल्कुल अलग हो सकते हैं, है ना? जैसे एक भूमिहीन मजदूर के लिए विकास क्या है? रोज काम मिले और अच्छी दिहाड़ी। वहीं एक अमीर किसान चाहेगा कि उसे खाद बीज सस्ते मिले और फसल का मुनाफा ज्यादा हो। एक ग्रामीण महिला जेंडर इक्वालिटी और बच्चों की शिक्षा चाहती है, जबकि एक बेरोजगार युवा सिर्फ एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा है। तो सबके गोल्स उनकी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। तो क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। मशहूर वेब सीरीज पंचायत का ही उदाहरण ले लीजिए। एक स्टेबल जॉब होने के बावजूद इंसान क्या ढूंढता है? अच्छे दोस्त, सेफ्टी, आगे पढ़ने के मौके और एक ऐसा माहौल जहां कोई भेदभाव ना हो। इन्हीं को हम नॉन इनकम गोल्स कहते हैं। और सच कहूं तो एक इंसान को सच में विकसित महसूस कराने के लिए ये चीजें पैसे जितनी ही जरूरी हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास की बड़ी तस्वीर। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम का प्रोजेक्ट। नेशनल लेवल पर देखें तो ये प्रोजेक्ट कई राज्यों के करोड़ों लोगों को बिजली दे सकता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक कड़वा सच भी है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से वहां के लोकल आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होना पड़ा। इससे एक बहुत ही बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। जो चीज किसी एक के लिए विकास है, वही चीज किसी दूसरे के लिए पूरी तरह से विनाशकारी भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, जहां हम थोड़ा मैथ्स और इकोनॉमी देखेंगे। इनकम को नापना, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। आसान भाषा में कहें तो एक साल के अंदर देश में बनने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। यहाँ फाइनल शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्शन की पिछली स्टेजेस की वैल्यू को 2 बार गिनने से बचना चाहते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल और मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान ने 10 रुपए का गेहूं उगाया, चक्की वाले ने पीस कर उसे 20 रुपए के आटे में बदला, फिर एक फैक्ट्री ने उसी आटे से 40 रुपए के बिस्किट बनाए और फाइनली दुकानदार ने उसे 50 रुपए में बेचा। अब जीडीपी में क्या गिना जाएगा? सिर्फ वो लास्ट वाला 50 रुपए का बिस्किट, क्योंकि भाई उस 50 रुपए में किसान, चक्की वाले और फैक्ट्री वाले सबकी मेहनत और वैल्यू पहले से जुड़ी हुई है ना? कमाल का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पर। होता क्या है कि ज्यादा आबादी वाले देशों की टोटल इनकम वैसे ही बहुत ज्यादा दिखती है, जो कि सही पिक्चर नहीं है। इसलिए देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें एक एवरेज अमाउंट मिल जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, भारत के लिए ये एवरेज फिलहाल लगभग $6,700 प्रति वर्ष के आसपास है। लेकिन रुकिए, इस पर कैपिटा इनकम में एक बहुत बड़ा झोल भी है, जो इस टेबल में साफ दिख रहा है। मान लीजिए 4 लोग हैं, 3 बेचारे 50 से 150 रुपए कमा रहे हैं और एक अकेला इंसान 5,000 रुपए छाप रहा है। जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो वो 1,300 रुपए से ज्यादा आएगा। क्या ये एवरेज उन 3 गरीब लोगों की असल हालत दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। एक बहुत अमीर इंसान पूरे एवरेज को हवा में उड़ा देता है और जमीनी हकीकत छिप जाती है। तो इससे हम पहुंचते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, पब्लिक फैसिलिटीज और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। दुनिया के देशों को नापने के 2 अलग अलग नजरिए देखिए। वर्ल्ड बैंक कहता है
कि भाई जिसके पास पैसा है वो अमीर, जिसके पास नहीं वो गरीब। उनका फोकस सिर्फ पर कैपिटा इनकम पर है। लेकिन यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है सिर्फ पैसे से क्या होता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेकर आए। इसमें पैसे के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि लोग कितना लंबा जी रहे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। सही मायनों में यही तो इंसान की भलाई की पूरी तस्वीर है। अब एग्जाम्स के लिए एक और मस्ट नो डेफिनेशन देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR। इसका मतलब है हर 1000 जन्मे बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही दुनिया छोड़ देते हैं। ये किसी भी देश के हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। सीधी सी बात है, ये नंबर जितना कम होगा वहां का विकास उतना ही बेहतर माना जाएगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये साफ कर देता है कि आखिर केरल क्यों हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों से एजुकेशन और हेल्थ की हर बड़े पैमाने पर कोसों आगे है। केरल का IMR सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा यानी 94% है, और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी वो टॉप पर है। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, नेशनल लेवल की तो बहुत बात हो गई। पर्सनल लेवल पर आप कितने हेल्दी और डेवलप्ड हैं, ये कैसे नापेंगे? इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स या BMI का इस्तेमाल होता है। ये बड़ा ही सिंपल सा मैथ्स है। अपना वजन किलोग्राम में नापिए, अपनी हाइट मीटर में नापकर उसका स्क्वायर कर लीजिए और फिर वजन को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका आंसर 18.5 से 24.9 के बीच आ रहा है तो बिल्कुल फिट और नॉर्मल है। तो सवाल ये है कि केरल इतना आगे कैसे है? कोई जादू तो है नहीं। इसकी असली वजह है वहाँ की शानदार पब्लिक फैसिलिटीज। गांव में बढ़िया हेल्थ डिस्पेंसरी, ढेरों स्कूल कॉलेज और सबसे अहम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS। वहाँ की सरकार सुनिश्चित करती है कि गरीबों को सस्ते में राशन मिले और किसी को भी भूखा न सोना पड़े। यही है असली विकास। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आज के सेशन का समरी। इस कॉन्सेप्ट को समझना आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा विकास किस काम का जो हमारे रिसोर्सेज को ही खत्म कर दे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे? सच्चा डेवलपमेंट तो वही है जो आज हमारी जरूरतें भी पूरी करे, लेकिन साथ ही कल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए पर्यावरण को भी बचाकर रखे। इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शहर में एक नई मेट्रो बनी है, लेकिन वो चल रही है कोयले से। अब कोयला तो एक दिन खत्म हो जाएगा और ऊपर से वो दुनिया भर का पोल्यूशन भी फैलाएगा। तो क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय अगर वही मेट्रो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चले तो वह एक क्लीन और रिन्यूएबल ऑप्शन होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित और हमारा विकास भी जारी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में सीधे सीधे हाई वैल्यू सवालों के रूप में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। GDP में सिर्फ फाइनल गुड्स गिने जाते हैं, पर कैपिटा इनकम अमीरी गरीबी के फर्क को छुपा लेती है। और हाँ, UNDP का HDI वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से कहीं बेहतर है। और अंत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही भविष्य है। जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में कच्चे तेल का जितना भी रिजर्व बचा है वो अगले सिर्फ 30 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 30 साल। तो क्या हम सच में एक सस्टेनेबल तरीके से विकास कर रहे हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।